इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट था इलियम, वो फर्दर कनेक्टेड होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। Some special bacteria are found here. These bacteria helps in digestion of residual undigested food. अब सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया है, अब और कोई फर्दर ज्यादा एब्जॉर्प्शन होना नहीं है। तो अब जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भी, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्मेंटेशन हो जाता है। फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है, और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है, जिसे हम हिंदी में सड़ना कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सड़ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स एंड टू इवैक्यूएट अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द एनस। अब यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा गंदगी है बॉडी की वो सारी लार्ज इंटेस्टाइन में आती है और वो थ्रू एनस एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी वाटर और मिनरल सॉल्ट जो रह जाते हैं हमारे अनडाइजेस्टेड फूड के, वो फाइनली यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है सब कुछ, और उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड हमारा बाहर आ जाता है। इन ह्यूमंस लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब यहाँ इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो सीकम, कोलन एंड रेक्टम। Cecum is associated with ileum. Here further absorption of digested food that comes from the ileum takes place and the remaining water is passed through the colon. अब यहाँ पे जो इलियम कौन सा था, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट था। अब यहाँ पे इलियम में जो पार्ट हमारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाया वो सीकम में होता है एब्जॉर्ब, और जो अब रिमेनिंग पार्ट होता है जो अब फर्दर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता सीकम में, वो आगे जाता है कोलन में। Slightly underneath the first part of cecum, which is attached to the ileum, a 4-5 inch long tube shaped organ projecting inwards is found and is called vermiform appendix. It is present near the junction of small intestine and large intestine. तो यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये इट इज प्रेजेंट नियर द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन मींस एट द, इनको जो जोड़ने वाला काम करता है, ठीक है, तो वो ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो सीकम में क्या बताओगे कि इलियम में जो हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया वो सीकम में होता है, और सीकम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है और इलियम था स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। इन दोनों के बीच में एक जंक्शन होता है दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछ लो। आगे पढ़ा दीजिए। कोलन, the portion of the large intestine ahead of cecum is called colon. It is about 1.3 meter long, inverted U-shaped duct-like structure. It can be divided. अब क्या होता है, कोलन इसका नेक्स्ट पार्ट है, पहला सीकम था अब कोलन है। कोलन जो है इसका सबसे जो नहीं जो पहले सीकम आया उसके अहेड कोलन, अहेड मतलब इसके आगे जो है वो कोलन है, और ये 1.3 मीटर लॉन्ग है, मतलब लंबाई में 1.3 मीटर है और यू शेप स्ट्रक्चर है ये। और इसके 4 पार्ट फर्दर हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन। इनकी लेंथ दी हुई है सबकी। तो पहले हमने क्या पढ़ा, सीकम। सीकम में हमने ये पढ़ा कि ये फर्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। इसमें एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक जंक्शन बनाता है, और ये 4-5 इंच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हमने सीकम में पढ़ा। कोलन में हमने क्या पढ़ा कि सीकम के अगला पार्ट कोलन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये 1.3 मीटर यू शेप लंबी होता है, हाँ, और इसके 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। इसकी लेंथ दी हुई है सबकी। फिर आता है रेक्टम। रेक्टम क्या होता है, टर्मिनल एंड। टर्मिनल मतलब जहाँ पे खत्म हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का टर्मिनल एंड है और इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द टर्मिनल 3 सेंटीमीटर पोर्शन ऑफ द रेक्टम इज कॉल्ड एनल
canal and the anal canal opens outside through the anus. तो ये 3 सेंटीमीटर पोर्शन है रेक्टम का, और इसका जो इसका जो टर्मिनल है उसको एनल कैनाल कहते हैं। और एनल कैनाल ओपन होता है फर्दर एनस में, जो मतलब लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। यहाँ से हमारा खाना जो है वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब यहाँ पे 2 स्फिंक्टर होते हैं इस एनल कैनाल में, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मैंने बताया था, ये मसल्स होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट का। अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड नहीं होंगे तो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आउटवर्ड मूव नहीं करेगा। तो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए इन स्फिंक्टर्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्फिंक्टर्स होते हैं। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन एक बार बता दो क्या पढ़ा अपन ने। तो इसका सबसे पहला पार्ट होता है इलियम कहते हैं, इलियम कहते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इलियम। और वो मैम लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़े रखता है, एक जंक्शन पैदा करता है उसके बीच में। और उसके अंदर में एक पेंडेमिक एक एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं जंक्शन को। वर्मीफॉर्म कहते हैं जंक्शन को। वर्मीफॉर्म। हाँ, वर्मीफॉर्म वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हाँ। ये होती है। उसके बाद में कोलन आती है। वो मैम सबसे बड़ी होती है। वो कोलन सबसे बड़ी पाइप होती है उसके अंदर। नहीं, वो बड़ा इसके बड़ा 4 कुछ पार्ट। नहीं है इसमें, बड़ा वाला कुछ नहीं है, बस इसके अहेड मतलब मैंने बताया था कि इसके बाद आ रही है सीकम के बाद कोलन आता है। कोलन आती है। तो यू शेप स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें चार पार्ट होता है। हाँ ठीक है। और रेक्टम का क्या बताया? रेक्टम में सबसे लास्ट में आता है। और मैम इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और कैनल कहते हैं। इसका जो टर्मिनल पोर्शन होता है, मतलब एंड वाला पार्ट जो होता है रेक्टम का, उसको एनल कैनाल कहते हैं। एनल कैनाल कहते हैं। और एनल कैनाल आगे किस में ओपन हो जाता है? एनस में। और इसमें 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, जिनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, जिससे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाता है। ठीक है। अब आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का क्या काम होता है? सिक्रेटिव जूसेस, जो हमारे बहुत तरह के जो जूसेस हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है ड्यूरिंग डाइजेशन, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारी सिक्रीट करती हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, फॉर एग्जांपल लीवर कौन सा जूस एक्सक्रीट करती है? बाइल जूस। हाँ, वेरी गुड, बाइल जूस करती है। ठीक है। ऐसी सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती है। ठीक है। तो ये सारे पैनक्रियाज में बहुत सारे पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड। दिस ग्लैंड प्रोड्यूसेस सलाइवा इन द माउथ। Saliva is a mixture of serum-like fluid and a sticky mucosa. This liquid part wets the food and mucus acts as a lubricant. तो हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रीट होता है, और सलाइवा जो है वो बहुत स्टिकी होता है। इसका मेन काम होता है हमारे फूड को वेट, खाने को वेट मतलब गीला करना। एंड म्यूकस एक्ट्स एज अ ल्यूब्रिकेंट। ये म्यूकस भी एक्सक्रीट करता है। तो म्यूकस क्या काम करता है? लुब्रिकेंट का काम करता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर वाटर नहीं हो, अगर हमारे मुंह एकदम ड्राई होगा, सलाइवा नहीं होगा, तो हम च्यू नहीं कर पाएंगे ना। खाने को च्यू भी करा तो सॉलिड पार्टिकल सा कुछ बन जाएगा। तो लुब्रिकेंट करता है गीला करने का काम। तो लुब्रिकेंट मतलब लुब्रिकेंट मीन्स टू वेट, विच इज यूज्ड टू वेट समथिंग। ठीक है। तो द मेन फंक्शन ऑफ सलाइवा आर टू डाइजेशन ऑफ स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड। तो हमारे खाने में जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करने का मेन काम होता है सलाइवा का। एंड टू मेक द फूड लुब्रिशियस एंड सॉल्युबल, और खाने को सॉल्युबल बनाना। ठीक है। एंड टू क्लीन द टीथ, माउथ, टंग,
सलाइवा के दूसरे काम होते हैं हमारे टीथ को साफ करना, माउथ को एंड टंग को साफ करना। सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप की होती है। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है? इट सीक्रेट्स अ सीरम लाइक फ्लूइड एंड इट इज फाउंड इन द चीक्स। चीक्स मतलब गाल, गालों से ये फ्लूइड सीक्रेट होता है एंड ये जो सीक्रेट करने का काम करती है पैरोटिड ग्लैंड। Submandibular salivary gland. It is a mixed gland through which fluid and mucus are secreted. इस ग्लैंड से फ्लूइड और म्यूकस दोनों सिक्रीट होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड क्या होती है? इट इज फाउंड beneath the tongue and secretes a mucus-like liquid. ये भी म्यूकस लाइक लिक्विड सिक्रीट करती है और ये टंग के बेनेथ पाई जाती है। अब आता है पेनक्रियाज। It is a compound gland which secretes endocrine hormones, insulin, glucagon, and exocrine pancreatic juices. अब पेनक्रियाज में जो हम पेनक्रियाटिक जूसेस के बारे में पढ़ रहे थे उन सब की बात इसमें करेंगे पेनक्रियाज में। तो ये एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन, ग्लूकागन एंड एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक जूसेस। दिस ग्लैंड इज सराउंडेड बाय लिवर, फेरिंग्स एंड स्प्लिन। ये ग्लैंड जो है ना सराउंडेड होती है दूसरे ऑर्गन से। कौन कौन से ऑर्गन से सराउंडेड? देखो फॉर एग्जांपल नीचे डायग्राम देखो, पेनक्रियाज के चारों तरफ ऑर्गन्स है दूसरे, एक तो लिवर है और स्टमक है, ठीक है। तो ये दूसरे ऑर्गन से घिरी होती है। फेरिंग्स चार होगी। हाँ, फेरिंग्स जो है ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो आ रहा है वो। स्प्लिन ये स्फिंक्टर्स होंगे, स्प्लिन जो है। It is a 6 to 8 inches long U-shaped structure. The enzyme released by this gland helps in the digestion of protein, fats, carbohydrates in the intestine. तो हमारी ये जो पेनक्रियाज होती है ये बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करती है जो कि काम करते हैं प्रोटीन डाइजेशन में, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन में। हमारे खाने में ये सब होता है ना, न्यूट्रिएंट्स जो हमने पढ़े थे ऊपर, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स। तो यहाँ पे जो है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन का काम होता है इन पेनक्रियाज। Insulin and glucagon hormones together control the level of blood glucose in the body. तो इंसुलिन और ग्लूकागन हॉर्मोन्स जो होते हैं वो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल जिनको डायबिटीज होती है उस इंजेक्शन लगते हैं ना इंसुलिन के, तो इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इस वजह से। हाँ, तो ये ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करने का काम करता है इंसुलिन। अब आता है क्या बोलो? इंसुलिन और ग्लाइकोलिन ये कंट्रोल करते हैं ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लड ग्लूकोज को, शुगर, ठीक है। अब आता है लिवर। लिवर जो है लार्जेस्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड का, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइटल डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इट इज अ ट्रायंगुलर ऑर्गन लोकेटेड beneath the diaphragm. Its maximum weight is inclined towards the right side. तो लिवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, मतलब सॉरी लार्जेस्ट पार्ट नहीं, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की, और ये ट्रायंगुलर शेप में होता है beneath the diaphragm. डायफ्राम क्या होता है? हार्ट की जो कवरिंग होती है, तो उसके नीचे होता है ये लिवर, और ये इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द राइट साइड. इंक्लाइंड मींस इसका मैक्सिमम वेट है जो वो राइट साइड में है, राइट साइड के टुवर्ड्स है. On a concave lower side of the liver, the bile produced by the liver is stored in the gallbladder. अब जो बाइल जूस लिवर सिक्रीट करती है ना, जो बाइल जूस वो खुद अपने में स्टोर नहीं करती, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर करती है. गॉल ब्लैडर में? हाँ, वो बस सिक्रीट करने का काम करता है लिवर, स्टोर
वो गॉल ब्लैडर में होता है. और From here the bile moves towards the common bile duct into the duodenum. अब यहाँ से गॉल ब्लैडर से जो है वो बाइल जूस जाता है ड्यूडोनम में, क्योंकि ड्यूडोनम और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं. तो इस मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या चाहिए, जूसेस चाहिए. तो बाइल जूस जब चाहिए होता है तो हम गॉल ब्लैडर से ड्यूडोनम में जाता है. ठीक है. अब आता है डाइजेशन ऑफ फूड. Digestion of food is mainly carried out by mechanical and biochemical processes within the alimentary canal. The enzymes released by various. अब ये बहुत सारे digestive juices हैं जो हमारी salivary gland secrete करती है, सॉरी digestive gland secrete करती है. तो salivary gland टाइलिन और एमाइलेज करती है. इन सबके वो दिया हुआ वर्क कैसे करता है. इसका काम होता है टाइलिन एमाइलेज का पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं, स्टार्च और ग्लूकोजन को. तो इन सबको ये स्मॉलर पॉलीसैकेराइड्स और मेल्टोज में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. तो स्टार्च और ग्लाइकोजन को कौन कन्वर्ट कर रहा है, टाइलिन और एमाइलेज. टाइलिन साइलेंट है इसमें, टाइलिन एंड और अमाइलेज. तो ये क्या काम करते हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं पॉलीसैकेराइड्स और मेल्टोज में. ठीक है. तो स्टार्च और ग्लाइकोजन को हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं अगर हम इनको एक साथ बोले तो. अगर आपको पॉलीसैकेराइड्स याद नहीं रह सकता तो आप स्टार्च और ग्लाइकोजन लिख सकते हो. स्टार्च और ग्लाइकोजन. हाँ. अब इसका प्लेस ऑफ वर्क मतलब ये कहाँ पे परफॉर्म होता है कन्वर्जन, बकल कैविटी. बकल कैविटी पढ़ा था हमने, माउथ में होती है बकल कैविटी. माउथ में. हाँ. ठीक है. अब स्टमक में सारे गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं. ठीक है, लाइक पेप्सिन एंड रेनिन. तो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टाइड में और पेप्टाइड. हाँ. और केसिन, पेरिकेसिन. ये केसिन की जगह तुम रेनिन लिख देना, उसका दूसरा नाम लिखा है इन्होंने. हाँ, अगर तुम्हें लिखना चाहो तो, वरना केसिन पेरिकेसिन याद कर सकते हो तुम. है पर ये रेनिन ही, क्योंकि प्रोटीन सॉरी सिक्रीटेड ये तो सॉरी हमारे जूसेस है ना. ये तो हमारे खाने में होते हैं, प्रोटीन और केसिन. तो ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टाइड में और केसिन को पेरिकेसिन में. हाँ, ये अलग, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी. और इसका प्लेस ऑफ वर्क स्टमक ही है, क्योंकि स्टमक में ही गैस्ट्रिक जूसेस हमारे सिक्रीट होते हैं. उसके बाद है पेनक्रियाज. पेनक्रियाज में सिक्रीटेड एंजाइम्स कौन कौन से, अमाइलेज, ट्राइएम्सिन, काइमोट्राइप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज, न्यूक्लियस. ठीक है. तो ये सारे हमारे एंजाइम्स हैं जो पेनक्रियाज सिक्रीट कर रहा है. और ये क्या क्या वर्क कर रहा है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोटीन को पेप्टाइड में. प्रोटीन को पेप्टाइड दो बार लिख दिया. प्रोटीन, पेप्टाइड, अमीनो एसिड्स, फैट, मोनोग्लाइसराइड, फैटी एसिड्स, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है. तो ये टेबल तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा. और इसका प्लेस ऑफ वर्क क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में काम हो रहा है. हमने पढ़ा था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, तो इतना सारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे. उसके बाद है इंटेस्टिनल जूसेस. ये होते हैं ये सब, ये कन्वर्जन है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये लास्ट वाला भी स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के देखो तीन है. ठीक है, 3 रोज हैं. उसके बाद है various organs and glands simplify the food nutrients by hydrolysis. These enzymes generally belong to hydrolysis group. The key enzymes working digestion are carbohydrate digesting amylase. तो इसमें key enzymes बताएं जो हमारे digestive gland से secrete होते हैं. तो की एंजाइम्स क्या क्या है, अमाइलेज, माल्टेज. ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने में काम आते हैं. ठीक है, सुक्रेज. एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग में काम आता है ट्रिप्सिन,
काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन। फैट डाइजेशन में काम आता है लाइपेज, एंड न्यूक्लियासिस में काम आता है न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियासिस। The task of chewing and mixing food with saliva is transacted in the mouth cavity. The mucus of the saliva helps the food particles to aggregate with each other and form bolus. ये वही है जो हमने पहले ही पढ़ा था वीडियो में, बोलस में कन्वर्ट हो रहा है ना फूड च्यू करने के बाद। हाँ बस वही है। Food in the form of bolus now moves by means of peristaltic movement and through the pharynx and esophagus reaches to the stomach. पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट पढ़ा था ना, जिससे फूड जो है हमारा स्टमक के टुवर्ड्स आता है थ्रू ईसोफेगस। वही पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट है। द एंट्री ऑफ फूड इन द स्टमक इज कंट्रोल्ड बाय द कार्डियक एंड लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का पढ़ा था ना हमने कि स्फिंक्टर जब रिलैक्स करता है तो हमारा फूड स्टमक में जाता है। एंजाइम टाइलिन और एमाइलेज प्रेजेंट इन द सलाइवा बिगिंस द हाइड्रोलिटिक decomposition of carbohydrate within the buccal cavity। तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका डीकम्पोजिशन मतलब उनको तोड़ने का काम, उनको और ज्यादा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कहाँ पे होता है? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी मींस माउथ में। Here about 30% of the starch is simplified to maltose, and 3 types of secretions, gastric mucus, proenzyme pepsinogen, hydrochloric acid are found in the stomach। स्टमक में हमारे ये सारे सिक्रीशंस होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा था, और 2 और ऐड हो गए यहाँ पे, प्रोएंजाइम और पेप्सिनोजन। म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय द फोव्युलर सेल्स और द सरफेस म्यूकस सेल्स। तो म्यूकस जो होता है वो जो हमारी स्टमक की जो सरफेस होता है उसमें म्यूकस सेल्स होती हैं, उसके थ्रू म्यूकस सिक्रीट होता है। Proenzyme pepsinogen is converted into active enzyme pepsin in an acidic atmosphere। तो acidic atmosphere चाहिए हमें प्रोएंजाइम्स को कन्वर्ट करने के लिए into active enzyme pepsin। मतलब प्रोएंजाइम्स जो है हमारे खाने में, प्रोएंजाइम्स पेप्सिनोजन एक कंपाउंड है, लाइक अ कार्बोहाइड्रेट इज अ कंपाउंड, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन इज आल्सो अ कंपाउंड व्हिच इज फाउंड इन आवर फूड। तो इसको हमें अगर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वी नीड अ एसिडिक एनवायरनमेंट। तो ये एसिडिक एनवायरनमेंट कौन देता है हमें? स्टमक के म्यूकस लाइनिंग, म्यूकस सेल्स जो है ना स्टमक की, वो हमें एक एसिडिक एनवायरनमेंट देती है, ठीक है। और एसिडिक एनवायरनमेंट कैसे मिल रहा है? क्योंकि वो सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट कर रही हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होने की वजह से एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया है। एंड देन इट स्टार्ट्स द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड। जब एक एसिडिक एनवायरनमेंट मिल जाता है स्टमक में तो हमारा जो प्रोटीन होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। समझ आ गया? Yes, ma'am. The gastric juices of a newborn infant also contain another enzyme called renin along with the pepsin। अब जो हमारे इन्फेंट्स मतलब छोटे एकदम न्यूबॉर्न जो होते हैं उनके स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस में रेनिन और पेप्सिन दोनों बनते हैं। एडल्ट्स में सिर्फ पेप्सिन बनता है, और ये इन्फेंट्स जो होते हैं, न्यूबॉर्न्स जो होते हैं, उसमें रेनिन भी बनता है, ठीक है। दिस हेल्प्स द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, क्योंकि छोटा बच्चा दूध पीता है, ठीक है, माँ का, तो इस वजह से उसमें जो मिल्क प्रोटीन होता है मदर मिल्क में, उसको डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन भी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सिंटिक सेल्स। ऑक्सिंटिक सेल्स स्टमक में प्रेजेंट होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती हैं। द फूड स्टे इन द स्टमक फॉर फ्यू आवर्स ओनली एंड थ्रू मस्कुलर कंट्रैक्शन मिक्सेस विद द गैस्ट्रिक जूसेस एंड सिक्रीट काइम। काइम बनना सीखा था हमने पहले वीडियो में, तो वही काइम के बारे में बात हो रही है कि जब हमारा फूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स हो जाता है तब क्या बन जाता है? काइम बन जाता है। हाँ, वेरी गुड। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो हमारा स्टमक में डाइजेशन हो गया काफी हद तक, और जो डाइजेशन नहीं हुआ वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ, मैक्सिमम डाइजेशन प्रोसेस अकर्स इन ड्यूडेनम एंड थ्रू डिफरेंट डक्ट्स वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस लाइक pancreatic juice, bile salts and intestinal juices are discharged into small intestine।
तो हमारा फर्स्ट पार्ट आता है ड्यूडेनम, वहां पे काफी डाइजेशन हो जाता है और ड्यूडेनम में बहुत सारे इंटेस्टिनल जूसेस सीक्रेट होते हैं, ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. दीज जूसेस कंटेन मेनी एंजाइम्स व्हिच कॉजेस द डाइजेशन ऑफ द वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड. तो डाइजेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि एंजाइम्स हैं हमारे जूसेस में. क्या है, एंजाइम्स है बहुत सारे, और ये एंजाइम्स मदद करते हैं डाइजेशन में. द बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफाइज द फैट. तो हमारा जो बाइल जूस होता है उसका मेन काम होता है फैट डाइजेशन. अलग अलग, जैसे पेप्सिन का हमने क्या पढ़ा, प्रोटीन डाइजेशन, ऐसी बाइल जूस क्या करता है, फैट डाइजेशन. तो अलग अलग एंजाइम्स का अलग अलग काम होता है. तो बाइल जूस का काम है टू इमल्सिफाई फैट. इमल्सिफाई फैट मीन्स टू ब्रेक डाउन द फैट, टू एब्जॉर्ब एंड टू डाइजेस्ट द फैट. बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेज एंजाइम. तो बाइल जो है वो लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है. The food that is simplified and digested in duodenum is then absorbed by the jejunum and ileum. अब हमारा फूड जो सिंप्लीफाई हो गया, डाइजेस्ट हो गया ड्यूडेनम में, वो आगे जाके एब्जॉर्ब कहाँ होगा, जेजुनम में. पढ़ा था ना हमने कि जेजुनम में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है. yes, वो यही है. तो ड्यूडेनम ने क्या किया, डाइजेशन का काम किया, और जेजुनम ने क्या किया, एब्जॉर्प्शन का काम किया. इलियम में भी डाइजेशन ऑब्जर्वेशन. अभी ये मीटिंग जो है 10 मिनट्स के बाद कटेगी, तो वापस से ज्वाइन कर लेना, भागना मत, ठीक है. 40 मिनट टाइम लिमिट होती है ना इसकी. यस मैम. हाँ, तो ज्वाइन कर लेना जब बंद हो जाएगी. यस मैम. The undigested and unabsorbed material from the ileum moves to the large intestine, and the large intestine mainly functions to absorb water and salts and excretes the undigested food. तो अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा एब्जॉर्प्शन हो गया. अब जो खाना बचा वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया. लार्ज इंटेस्टाइन मेनली फंक्शंस टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स. अब यहाँ पे हमारा सारे पेप्सिन, ये सॉरी, सारे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेस्ट हो गए, एब्जॉर्ब हो गए. अब जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है. तो वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होगा. और अब जो खाना बचेगा ड्राई आउट होकर, वाटर भी एब्जॉर्ब कर लिया हमने, सॉल्ट भी एब्जॉर्ब कर लिया. अब जो एकदम अनडाइजेस्टेड फूड होगा जिसका कोई काम नहीं हो सकता, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है. तो एक्सक्रीट्स द अनडाइजेस्टेड फूड. द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड concentrates and become compact and hard. So undigested food जो है वो हमारा बहुत hard हो जाता है. It temporarily remains stored in the rectum and through the neural reflex of the feces propagates outside. तो अब ये जो हमारा हार्ड अनडाइजेस्टेड फूड है, ये हमारा रेक्टम में टेम्पररीली स्टोर हो जाता है, और उसके बाद रिफ्लेक्स मूवमेंट जब होता है तो ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से. तो ये डाइजेशन खत्म हो गया. अब आता है रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. To perform various functions, cells require energy, and to acquire this energy, cells use oxygen to oxidize the nutrients. ठीक है. तो रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो ये सारा प्रोसेस रेस्पिरेशन है. तो रेस्पिरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं हमारी बॉडी को. तो सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. एनर्जी नहीं मिलेगी सेल्स को तो वो काम नहीं कर पाएंगे. तो सेल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें रेस्पिरेशन इज इम्पोर्टेंट. तो टू एक्वायर दिस एनर्जी, सेल्स यूजेस ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज द न्यूट्रिएंट्स. तो हमारी जो सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन उन्हें चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में ऑक्सीडाइज करने के लिए. तो वो कब होगा, जब हमें एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन मिलेगा. दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड रिलीज ऑफ हार्मफुल CO2 गैस. तो हमारे बॉडी से ऑक्सीजन एक्सहेल आउट हो जाता है, और इनहेल हम क्या करते हैं, एक्सहेल आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन. तो जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो एटीपी प्रोड्यूस होता है, ठीक है. एटीपी का फुल फॉर्म होता है बता रही हूँ,
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट स्टोर्स एंड रिलीज एनर्जी फॉर मेमोरी। इसका एटीपी का काम होता है जो हमारे जितने भी सेल्यूलर प्रोसेसेस हैं, मतलब जो सेल्स हमारी बॉडी में प्रोसेसेस परफॉर्म करती है, उसके लिए सेल्स को एनर्जी देना, ये एटीपी का काम होता है, ठीक है। फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी, द एंट्री ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द बॉडी एंड एक्सपल्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए हमें ऑक्सीजन लेना बहुत जरूरी है एटमॉस्फेयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपल्शन मीन्स बाहर एक्सेल करना बहुत जरूरी है। This exchange of gases occurs through the blood, and the blood dissolves the oxygen gas in itself and transport it to various organs and tissues of the body. तो जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं ना, वो हमारे ब्लड जो है वो सारे ऑर्गन्स में सप्लाई करता है, ठीक है। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड बाय वेरियस पार्ट्स इज डिसॉल्व्ड इन ब्लड which ultimately directs into the atmosphere। और जो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे ऑर्गन्स में का जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ऑर्गन्स के द्वारा, वो सारा ब्लड जो है वो एटमॉस्फेयर में वापस हम एक्सहेल कर देते हैं। This exchange of oxygen and carbon dioxide is between the environment and the blood and the cells is called respiration। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, पहले हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, फिर इनहेल करने के बाद हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को सारे ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और उसके बाद जो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम एक्सहेल आउट कर रहे हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है इनहेल और एक्सहेल का, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस, oxygen rich air is transported through the nose, throat, respiratory ducts to the air chamber follicles called alveoli found in the lungs। तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन रिच एयर जो होती है, जिस हवा में ऑक्सीजन होती है, वो हमारी नोज के थ्रू जो है वो हमारे पहले थ्रोट में जाती है, फिर रेस्पिरेटरी डक्ट्स में जाती है, और फिर लास्ट में एयर चैम्बर में जाती है। तो एयर चैम्बर में क्या है, बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं जिनको हम एल्वियोली कहते हैं, ठीक है। और एयर चैम्बर में क्या होता है, एयर चैम्बर में लंग्स होते हैं, और लंग्स में एल्वियोली पाया जाता है। लंग्स तो हमारा एकदम मेन की पार्ट है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। लंग्स के एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से तो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ना। The membrane of the alveolus is very fine and contains the meshwork of the capillary vessels. The oxygen brought by the inhaled air is received by the blood contained in the capillary vessels of the alveoli membrane, and the carbon dioxide brought by the blood is released into the air alveoli. By the process of breathing, the lungs release this impure air into the atmosphere। तो जो हमारे लंग्स में एल्वियोली होता है वो क्या करता है, जो हम ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो एल्वियोली ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सारे ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्लड में वो भी एल्वियोली लेता है और हमें एक्सहेल करवा देता है थ्रू आवर नोज। तो ये प्रोसेस जो होता है, ये इसके थ्रू क्या हो रहा है कि जो भी इम्प्योर एयर है वो हम रिलीज आउट कर रहे हैं हमारी बॉडी से, ठीक है। अब आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। The human respiratory system is mainly classified into three parts: the upper respiratory system, lower respiratory system and respiratory muscles। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो थ्री पार्ट्स में अपर एंड द लोअर एंड द रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी हमारे ऊपर के बॉडी पार्ट्स हैं वो सारा आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल नोज आ गया, ठीक है। नोज तो पहला ही पार्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का जिसके थ्रू हम अंदर ले रहे हैं हवा। तो दिस इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन व्हिच स्टार्ट्स विद अ पेयर ऑफ एक्सटर्नली विजिबल नोस्ट्रिल्स। तो ये जो हमारी नाक में जो दो वो होते हैं वो इसे क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स कहते हैं। इट इज अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स, इसके थ्रू हमारे एयर जो है हम इनहेल करते हैं। It is a big cavity-like structure which is divided into two parts by slender bone and a thin membrane. The posterior part of the nasal cavity opens into nasopharynx.
तो हमारा जो लास्ट पार्ट होता है नेजल कैविटी का, वो नेजोफेरिंग्स में ओपन होता है, नीचे डायग्राम भी दिया। ये पोस्टीरियर पार्ट मींस लास्ट पार्ट जो है नेजल कैविटी का, वो देखो फेरिंग्स में ओपन हो रहा है ना, नेजोफेरिंग्स कहते हैं इसे। तो फाइन हेयर्स, जो हमारी नेजल कैविटी में जो फाइन हेयर्स होते हैं, इनका क्या काम होता है? डस्ट को अंदर आंसर रखना। हाँ, तो जो हम इनहेल करते हैं एयर, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना, ठीक है। एंड ओनली आफ्टर द प्यूरिफिकेशन द इनहेल्ड एयर एंटर्स इनटू द लंग्स। तो हमारी जब एयर प्यूरिफाई हो जाती है, उसी के बाद हमारे लंग्स में वो एयर जाती है। माउथ वर्क्स एज अ सेकेंडरी ऑर्गन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक बार पानी वानी पी आओ तुम, बंद होने वाला है, फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाँ, तो माउथ कर रहे थे हम। Mouth works as a secondary organ in the respiratory system. Nostrils play main role in breathing. However, at the time of need, mouth can be used for breathing. जैसे हमारी जब नाक बंद हो जाती है, तो हम मुंह से सांस लेने लग जाते हैं ना, ठंड में जब ऐसा होता है, तो हाँ, जब जब नाक बंद हो जाती है ठंड में, कभी जुकाम में, तो हम मुंह से नहीं सांस लेने लग जाते हैं, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ नीड, जब हमें जरूरत पड़ती है, तो मुंह से भी सांस ले सकते हैं। नोस्ट्रिल्स प्ले मेन रोल इन ब्रीथिंग। जो हमारी नोस्ट्रिल्स होती हैं, वो उनका मेन काम होता है ब्रीथिंग में। It is worth noting here that breath taken from the mouth is not pure. अब क्या है, जो हम सांस नाक से लेते हैं, तो हमारे जो टाइम हेयर्स होते हैं, वो प्यूरिफिकेशन का काम कर देते हैं। पर अगर हम यही सांस मुंह से लेंगे, तो प्यूरिफिकेशन के लिए तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो इम्प्योर एयर एंटर होती है अगर हम माउथ से सांस लेने की कोशिश करते हैं। फिर आता है फेरिंग्स। Pharynx is a muscular funnel type structure which extends into posterior part of the nasal cavity to the upper portion of the esophagus. बकल कैविटी जब पढ़ रहे थे तब पढ़ा था ना कि जो हमारा माउथ होता है, उसका पोस्टीरियर पार्ट जो है नेजल कैविटी का, वो फेरिंग्स में आ रहा है, जो ऊपर अपन देखा डायग्राम में। ये वाला डायग्राम, जो नेजल कैविटी है, इसका पोस्टीरियर पार्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में फेरिंग्स आ रहा है, फेरिंग से जुड़ रहा है लास्ट में ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है, फेरिंग्स इज अ मस्कुलर फनल टाइप स्ट्रक्चर व्हिच एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। तो जो हमारा पोस्टीरियर मींस लास्ट एंड पार्ट जो है, तो पोस्टीरियर पार्ट जो है नेजल कैविटी का, वो कहाँ जुड़ रहा है, फेरिंग्स में, ठीक है। एंड फिर जाके हम ईसोफेगस से जुड़ रहे हैं। देखो डायग्राम में पहले फेरिंग्स आ रहा है, उसके बाद जो है लास्ट में हम ईसोफेगस से जुड़ेंगे। द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और इसके 3 पार्ट हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड laryngopharynx. The nasopharynx is the first portion of the pharynx which is found in the posterior part of the nasal cavity. Nasopharynx हमारा फर्स्ट पार्ट होता है फेरिंग्स का, और ये पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है नेजल कैविटी की। मींस नेजल कैविटी का जो डीप एंड पार्ट है, वहां पे ये प्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि पोस्टीरियर पार्ट जो है नेजल कैविटी का, वहीं से तो शुरू हो रहा है हमारा फेरिंग्स। तो फर्स्ट पार्टी जो है वो नेजोफेरिंग्स है। Air after passing through the nasal cavity moves into the nasopharynx. अब एयर सबसे पहले कहाँ आ रही है, नेजल कैविटी में, उसके बाद तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, नेजोफेरिंक्स है, तो नेजोफेरिंक्स में एयर आ रही है एंड रीचेस टू द ओरोफेरिंक्स।
अब नेजोफेरिंग्स के बाद कौन सा पार्ट आ रहा है? ओरोफेरिंग्स। तो पहले नेजोफेरिंग्स में आया, फिर ओरोफेरिंग्स में आ गया। The breath taken from the mouth directly enters to the oropharynx। अब क्या होता है, अगर हम सीधा मुंह से सांस लेते हैं ना, तो ये जो ऊपर का फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट था, वो तो आता ही नहीं है, सीधा ओरोफेरिंग्स में हमारी एयर चली जाती है। तो फ्रॉम ओरोफेरिंग्स एयर पासिस थ्रू द लैरिग्नोफेरिस एंड विद द हेल्प ऑफ एपिग्लॉटिस एंटर्स द लैरिंग्स। ठीक है, तो अगर हम थ्रू नोज ब्रीथ करते हैं तो हमारा पहले कहाँ जाता है? फेरिंग्स में जाता है, फिर नेजोफेरिंग्स में जा रहा है। पर अगर हम डायरेक्ट मुंह से सांस लेंगे तो हमारी एयर जो है वो डायरेक्ट ओरोफेरिंग्स में जाएगी और फिर लैरिंगोफेरिंग्स में जाएगा। ठीक है, और फिर एपिग्लॉटिस की मदद से ये लैरिंग्स में चला जाता है, हमारी जो एयर है। एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप like elastic cartilage structure which act as a switch between the esophagus and the windpipe and trachea. As we know, pharynx also also helps it to engulf the food. In this situation, epiglottis act as a, epiglottis के बारे में वीडियो में देखा था ना हमने, हाँ, कि वो विंड पाइप को प्रोटेक्ट करती है, वही लिखा है इसमें कि जब हम फेरिंग्स के थ्रू जब हम फूड ले रहे होते हैं बकल कैविटी से, तो फूड जो है हमारा वो फेरिंग से ट्रैकिया में ना चला जाए। ट्रैकिया मतलब फूड पाइप जो है, सॉरी विंड पाइप जो है हमारा, ट्रैकिया, हाँ विंड पाइप। तो हमारे फूड पाइप जो कि फेरिंग्स है, उससे हमारे ट्रैकिया में नहीं जाना चाहिए खाना, इसकी वजह से एपिग्लॉटिस बीच में होता है इन दोनों के, और ये प्रोटेक्ट करता है कि विंड पाइप को। फिर आता है लैरिंग्स। इट इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच कनेक्ट्स द larynopharynx and the trachea and it is made up of the 9 types of cartilages। तो इसका काम होता है लैरिंग्स का, लैरिग्नोफेरिंक्स और ट्रैकिया को जोड़ने का काम, और ये 9 तरह के कार्टिलेजेस से बना है। ड्यूरिंग द फूड एनगल्फिंग द एपिग्लॉटिस एक्ट एज अ covering of the larynx and prevent the food enter into the larynx। तो जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा एपिग्लॉटिस होता है वो कवर होता है लैरिंग्स का, और जो हमारा फूड है उसको लैरिंग्स में आने नहीं देता। Special structure called vocal cords, vocal folds are found in the larynx, and vocal cords are the mucous membranes which vibrate with the movement of air and produce various sounds। तो हमारे जो हम वोकल कॉर्ड्स के बारे में इसमें दिया है। वोकल कॉर्ड्स क्या होती है? जिससे हम बोल पाते हैं। ठीक है, अभी जब हम बोल रहे हैं वो किसकी मदद से बोल रहे हैं? वोकल कॉर्ड्स की वजह से। तो हम कैसे बोल पाते हैं? जो एयर होती है वो जब हमारे इसमें मुंह के थ्रू जब जाती है एयर, तो जो हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो वाइब्रेट होती हैं। वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लैरिंग्स में। तो जब हमारी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती हैं तब हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो साउंड किसका प्रोडक्ट है? वोकल कॉर्ड्स के मूवमेंट का। अगर वोकल कॉर्ड्स हमारी मूव नहीं करेंगी तो हम बोल नहीं पाएंगे। समझ आ गया? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब इसमें लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा? नीचे के सारे पार्ट्स आ जाएंगे। अपर में तो हमने माउथ, बकल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स पढ़ लिया। लोअर में नीचे के क्या क्या पार्ट्स हैं? ट्रैकिया है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वियोली एंड लंग्स। ट्रैकिया क्या है? 5 इंच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सी शेप रिंग ऑफ अ हाइलिन कार्टिलेज कवर्ड बाय pseudo stratified ciliated columnar epithelium। Cartilage rings prevent the trachea to stick with each other and keep the tracheal open all the time। Trachea joint, ये 5 इंच लॉन्ग एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ट्रैकिया सी शेप्ड होता है और ये कार्टिलेज के थ्रू ना कवर्ड होता है। उस कार्टिलेज को हम इस कार्टिलेज का नाम दिया है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ठीक है, ये इसकी कवरिंग होती है ट्रैकिया में। ये जो कार्टिलेज होता है इसका काम होता है कि ट्रैकिया को स्टिक नहीं होने देता। जो हमारी ट्रैकियल ट्यूब होती है उसको एक मतलब सिकुड़ने नहीं देता, ओपन रखता है हमेशा। तो ये इस कार्टिलेज का फंक्शन होता है। ट्रैकिया जॉइंस द लैरिंग्स। ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें डायग्राम में? रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा ट्रैकिया का?
यस मैम। तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर ये यही है वो कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज का काम होता है ट्रैकिया को ओपन रखना, ट्रैकिया को एक मतलब ट्रैकिया की वॉल्स को ना एक दूसरे से जुड़ने नहीं देता है कार्टिलेज, इसको ओपन रखता है हमेशा। Cartilage rings prevent the tracheal to stick with each other and keep the tracheal open all the time. Trachea joins the larynx too. अब ये जो ट्रैकिया होती है देखो आगे जाके कहाँ ब्रोंकियोल्स में बन रही है, ये ट्रैकिया दिख रहा है स्क्रीन पे? ये ट्रैकिया थी, अभी ट्रैकिया आगे जाके ब्रोंकियोल्स में ओपन हो रही है ना, ये इनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो देखो पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रोंक्यूल होता है। अब ये ब्रोंकाई होता है। ब्रोंकाई जो है वो आगे फर्दर डिवाइडेड होता है ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो पहले ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया किस में आगे जाके खुल रहा है? ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में खुल रहा है। ब्रांचेस है ना, फर्दर ब्रांच हो रहे हैं आगे जाके। And transports the breath from neck to the trachea joins larynx to bronchi and transports the breath from neck to chest region. After reaching in the thoracic cavity, the trachea divides into two branches, the left and right bronchi, which then enter into lungs into respective side. These branches are called primary bronchi. The epithelium, अब ये जो हमारी ब्रोंकाई है ये किस में? लंग्स के अंदर है ना, ये लंग्स फेफड़ों के अंदर है ना ब्रोंकाई, यही दिया है यहाँ पे। तो हाँ, तो ये जो ब्रांचेस होती है ना ब्रोंकाई की, वो दो तरह से डिवाइडेड है, लेफ्ट राइट ब्रांचेस। ठीक है, तो जो हमारे लेफ्ट लंग में है वो लेफ्ट ब्रांचेस हो गई, राइट लंग में है जो राइट ब्रांचेस हो गई। ठीक है, इन्हें प्राइमरी ब्रोंकाई भी कहते हैं इन ब्रांचेस को। The epithelium present in the trachea synthesis mucus which purifies the inhaled air and forwards it towards the lungs. तो हमारी ट्रैकिया में जो एपिथीलियम होती है, जिस कार्टिलेज के बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें तो थी वो सारी एपिथीलियम, बड़ा सा नाम था जो। तो ये क्या करती है? म्यूकस सिक्रीट करती है। इस म्यूकस का काम होता है जो एयर हमने इनहेल की है उसको प्यूरिफाई करना और उसको लंग्स में लाना। तो एक प्यूरिफिकेशन तो हमारा नोस्ट्रिल्स में हो जाता है एयर का, और दूसरा प्यूरिफिकेशन या ट्रैकिया में होता है थ्रू म्यूकस। अब आता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। The trachea divides into left and right bronchi. After reaching inside the lungs, the primary bronchi divides into smaller branches. वो हमने पढ़ा, मैंने बताया ना कि पहले तो हमारा पहले तो क्या हो रहा है, ये देखो, ये एक ट्रैकिया है। हाँ हाँ बोलो। आवाज अटक रही है मैम, आवाज अटक रही है आपकी, कट कट के आ रही है। हेलो, यस मैम, आ रही है अब आ रही है मैम। ये ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया पहले क्या हुआ, ब्रोंकाई जो है ना इसका ये वाला हिस्सा है। अब ये देखो आगे फर्दर डिवाइड हो रहे हैं ना, ब्रांचेस और ज्यादा बनती जा रही हैं। यस मैम। तो ये जो पहले तो जो फर्स्ट ब्रांच होती है ट्रैकिया से, जो पहली ब्रांच निकलती है उसको ब्रोंकाई कहते हैं। जो आगे फर्दर ब्रांचेस निकल रही हैं इनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। देखो दिया है ना आगे। ठीक है, ये जो इसको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद जो ये फर्दर डिवाइड हो रही है इसको सेकेंडरी ब्रोंकाई, और जो लास्ट में जो हो रही है इनको टर्शियरी ब्रोंकाई कहते हैं। टर्शियरी ब्रोंकाई। The trachea divides into left and right bronchi. After reaching inside the lungs, the primary bronchi divides into smaller branches called secondary bronchi. ठीक है, तो पहले प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइड हो रही है, फिर सेकेंडरी जो है टर्शियरी में डिवाइड हो रही है। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है ना ब्रोंकाई का, वो जो लास्ट में जो छोटे छोटे बन रहे हैं इनको हम टर्शियरी ब्रोंकाई कहते हैं। और टर्शियरी ब्रोंकाई जो होती है ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं। The bronchioles are distributed all over the lungs.
Further, every bronchiole divides into smaller terminal bronchiole. The bronchi and the bronchiole together forms a tree-like structure. तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे पेड़ में पहले एक शाखा होती है, फिर उससे फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं, फिर फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं. तो ये ऐसा स्ट्रक्चर ही हमारे लंग्स में होता है. Bronchi and bronchiole together. Alveoli are found at the terminal end of the branches and the gaseous exchange occurs through these alveoli. Alveoli के बारे में ऊपर भी पढ़ा था. तो ये जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट ब्रांच हो गई ब्रोंक्यूल्स, अब इन ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में alveoli लगा रहता है टर्मिनल्स पे. ठीक है, तो इन ब्रोंक्यूल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में. अब आता है लंग्स. लंग्स आर फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड लाइट पिंक कलर्ड ऑर्गन्स. A pair of lungs is found just over the diaphragm on the left and right side of the chest. Lungs are made up of numerous bronchi, alveoli and blood vessels. तो lungs क्या होते हैं? Flexible, soft और light pink होते हैं कलर में. जो lungs होते हैं वो हमारे जो डायफ्राम होता है हार्ट का, जो चेस्ट का डायफ्राम होता है उसके ऊपर होते हैं, जस्ट अबव होते हैं लंग्स. Lungs are made up of numerous bronchi, alveoli and blood vessels. तो lungs में ही हमारे जो ये bronchi, bronchioles के बारे में पढ़ रहे हैं वो सब lungs के पार्ट हैं. तो lungs में क्या क्या होता है? bronchi, bronchioles, alveoli, blood vessels. तो ये सब हमारी lungs में होती है. lymphatic vessels, flexible fibers, membrane and several cells. ठीक है, तो lungs जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है, मेन पार्ट है. द राइट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन इन लेंथ देन द लेफ्ट लंग. तो हमारा जो राइट लंग होता है वो छोटा होता है लेफ्ट लंग से. मेंस लंग आर स्लाइटली हेवियर देन वीमेन लंग्स. ठीक है, तो आदमियों के लंग्स जो होते हैं वो ज्यादा हैवी होते हैं एज कंपेयर टू वीमेन लंग्स. The left lung is divided into 2 lobes while the right one is divided into 3. Left lung जो है वो 2 lobes में डिवाइड है और right lung जो है वो 3 lobes में divided है. Each lobe is further divided into subdivisions. Each subdivision split into several blocks in which branches of the bronchi, the arteries, the veins divide and forms independent unit. तो ये वो दिखा रहा है कि हमारा जो lungs है उसमें कितने ज्यादा ब्रांचेस होती है. पहले ब्रोंकाई की, फिर ब्रोंक्यूल्स की, फिर बाद में आर्टरीज और वेन्स भी होती हैं बहुत सारी. Each lung is made up of spongy tissue in which many capillaries and about 30 million alveoli are found. तो ये जो alveoli की बात हो रही थी ना, जो bronchioles के terminal end पे होती है, तो ये 30 million alveoli होती है हमारे lungs में. The alveoli are cup-like structure which are found at the end of the terminal bronchioles. ठीक है, ये तो बताया था कि bronchioles के terminals पे alveoli होती है. alveoli का क्या function बताया था? alveoli का gaseous exchange. alveoli के थ्रू गैसियस एक्सचेंज था ना, कि alveoli जो होता है वही जो एयर हम इनहेल करते हैं उसको कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सारे ऑर्गन्स में भेजता है और फिर वहां से सारा जो इम्प्योर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो alveoli में आता है और फिर वो हम एक्सेल आउट करते हैं. तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो alveoli के थ्रू होता है. ठीक है. इसकी एक वीडियो भी दिखा दूंगी तो ये सब समराइज हो जाएगा उसमें. ठीक है. The alveoli are cup-like structure which are found at the end of the terminal bronchioles. It is surrounded by several capillaries. The row of squamous epithelium are found in the alveoli. तो alveoli की जो walls होती हैं वो इससे बनी होती है, squamous epithelium से बनी होती है, जिनकी वजह से gaseous exchange हो पाता है. ठीक है. अब lower respiratory system है, ये कल पढ़ेंगे. ठीक है. हेलो. लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम कल पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ के रखना, मैं पूछूंगी कल. यस मैम. ठीक है, बाय. यस मैम. शांत.